स्टूडेंट्स, किप्स के पास्ट पेपर डिस्कशन सीरीज का एक और इंपॉर्टेंट सेशन जो मैं आज आपके साथ कंडक्ट करने लगा हूं। इस सेशन में भी मैं आपके साथ नस्ट के ओरिजिनल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि सीरीज 1 में आए हैं और जो कि अभी रिसेंटली दिसंबर में कंडक्ट हुआ। राइट, मैं आपको हमेशा की तरह बता दूं कि जो बच्चे सीरीज 2, 3, 4 आगे प्लान कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इन जैसे क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि इन क्वेश्चन को अच्छे से करें। दूसरी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब मेरी डिस्कशन लेक्चर में ये होता है कि मैं आपको हमेशा स्मार्ट ट्रिक्स बताता हूं, जिनको मैं किप्स ट्रिक्स कहता हूं, और वो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट और एक बेसिक जो है एंटी टेस्ट का जो तरीका है उसके लिए बने हुए हैं। राइट, सो क्वेश्चन आप देखिए स्टूडेंट्स, 4 एडजेसेंट सर्कल्स, और ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, एक स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड है। टेंजेंट टू ईच अदर मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगली इंफॉर्मेशन पढ़े, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 2 यूनिट। इनमें से हर सर्कल का जो रेडियस है वो 2 यूनिट दिया हुआ। बताना आपने क्या है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, उस स्क्वायर का आपने एरिया बताना। याद रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको लेबल करें। जब तक आप उसको लेबल नहीं करेंगे आप स्टेटमेंट में कंफ्यूज रहेंगे। तो जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये फॉर्म बन रही है इस क्वेश्चन में जो आपसे बात हो रही है कि 4 सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये चारों के चारों इस स्क्वायर के अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड हैं और एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, टेंजेंट भी है। बात यह कि हर सर्कल का जो रेडियस है वो 2 यूनिट्स है। तो अगर मैं आपको यहां ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखें, ये इसका रेडियस बन गया 2 यूनिट। रेडियस आप डायमीटर को भी देख लेंगे, इसका डबल होता है। तो अगर आप यहां पर देखें तो इसका जो ओवरऑल डायमीटर है स्टूडेंट्स वो कितना बन जाएगा, 4। अगर इस सर्कल का डायमीटर 4 है तो ऑब्वियसली इस सर्कल का डायमीटर भी कितना होगा, 4। डायमीटर्स को इकट्ठा कर लें, ऐड कर लें। जब डायमीटर्स को इकट्ठा कर लेंगे तो बेसिकली आपके पास इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ निकल आएगी, दैट बिकम्स 8 एक्चुअली। आप सब जानते हैं कि इस क्वेश्चन में आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक साइड मिल जाए, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड मिल जाए उसका स्क्वायर कर लें तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आता है। दैट मींस कि यहां पर जनरली स्पीकिंग एरिया ऑफ स्क्वायर को आप कहते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स उसकी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर मेरे पास साइड कितनी आ गई है, 8 का स्क्वायर विच बिकम्स एक्चुअली 64 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में बीटा ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है 64 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में जो बात इंपॉर्टेंट मैंने बताई वो ये कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको रफली लेबल कर लिया करें। जैसे आप लेबल कर लेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स यू विल फाइंड योर आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए जी। ये आपके पास एक समेशन की फॉर्म दी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू सॉन इन्फिनिटी, एंड दिस इज द कांस्टेंट, इसकी पावर n है। द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, क्वेश्चन में उसने खुद ही आपको बता दिया स्टूडेंट्स के एक्चुअली ये जो फॉर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। और ऑप्शन पढ़ने के आपने बताना क्या। एक ऑप्शन में वो आपसे कह रहा है कि डाइवर्ज है, कन्वर्ज है, में कन्वर्ज और डाइवर्ज एंड नन ऑफ दीज। ये कैसे डिसाइड करेंगे आप कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। याद रखें, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो से आप डिसाइड करते होते हैं। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि याद रखें, आप पढ़कर आए कि अगर कॉमन रेशो -1 और +1 के इन बिटवीन हो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में, तो वो जो सीरीज होती है वो हमेशा क्या होती है, कन्वर्ज कर रही होती है। उसको आप कहते हैं कन्वर्जेंट सीरीज, एंड दैट एक्चुअली कन्वर्जेस। राइट, दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अलावा वो ये है कि अगर कॉमन रेशो इस इंटरवल के बियॉन्ड हो जाए, 1 से ग्रेटर हो जाए या -1 से लेस हो जाए, बियॉन्ड हो जाए, तो फिर सीरीज स्टूडेंट्स क्या कर रही होती है, डाइवर्जेंट होती है, वो डाइवर्ज कर रही होती है। राइट, सो आपको ये समझ आ रही है कि सारा का सारा जो डिसीजन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉमन रेशो पर। अब आपको ये देखना है कि यहां पर कॉमन रेशो एक्चुअली क्या है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दफा जो है मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर जब इसको ओपन करेंगे तो n की जगह पर बेसिकली आप क्या पुट कर रहे होंगे, -3/2। n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से। उसके बाद समेशन है तो आप प्लस लगाएं, प्लस लगाएंगे तो -3/2, और अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। और फिर अप टू सॉन अल्टीमेटली कहां तक जा रहे हैं जी, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, क्योंकि आप इसकी अपर लिमिट देख रहे हैं, दैट इज इन्फिनिटी। व्हाट इज कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो ये होती है कि आपने सेकंड टर्म को फर्स्ट के ऊपर क्या करना होता है, डिवाइड, तो आपको कॉमन रेशो मिल जाती है। लेकिन मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं, किप्स ट्रिक। वो ये है कि आपको ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा, इसको किए बगैर डायरेक्ट आप कॉमन रेशो को देख सकते हैं। और वो क्या है, याद रखें, यहां पर ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये जो कांस्टेंट है ये स्ट्रेट अवे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है,
कॉमन रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ आ जाएगी कि कॉमन रेशो एक्चुअली यहां पर क्या है, -3/2। ये सीरीज को लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो डिसीजन हो गया, डिसीजन ये हो गया कि कॉमन रेशो मेरे पास कितनी है, -3/2, जिसका मतलब है -1.5। अब आप खुद सोचें, क्या -1.5 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, बियॉन्ड जा रहा है। अगर ये इस इंटरवल में होता तो फिर आपकी सीरीज क्या कर रही होती, कन्वर्ज, यानी ऑप्शन में फिर आपका आंसर क्या बनता, बीटा। लेकिन इस वक्त जो कॉमन रेशियो है दैट इज 1.5 -1.5, जो कि -1 से एक लेसर वैल्यू है, इस इंटरवल के बियॉन्ड जा रही है। तो स्ट्रेट अवे आपका डिसीजन आ गया दैट इज कि ये डाइवर्जेंट है, मतलब डाइवर्ज कर रही है। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। इस कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन को अगर आप कंक्लूड कर लें तो कंक्लूड करने से सिर्फ आपको यह बात याद रहती है और आप विद इन फ्यू सेकंड्स अपना आंसर निकालते हैं कि कॉमन रेशियो स्ट्रेट अवे यहां से निकली, which is actually -1.5, which actually goes beyond this interval, and beyond this interval का मतलब ये हुआ कि that is divergent। तो इतनी ही बात से सिर्फ आपको आंसर तक पहुंचने हैं, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको समझाई है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपने कैलकुलेट करना है सिर्फ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाहिर है। आपने थर्ड टर्म यहां फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, और मेरे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है और a k + 1 है, और दिस इज फॉर्मूला जो बेसिकली आपको दिया हुआ है। सबसे पहले एक चीज याद रखें कि इसके अंदर फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म अगर आपने फाइंड आउट करनी है, सो यू हैव टू फाइंड द सेकंड टर्म। दरमियान में सेकंड टर्म पहले निकालेंगे। अब आपने खुद सोचना है कि यहां पर सेकंड टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए, a2 बनाना है। तो 2 तभी बनेगा जब k को आप यहां पर क्या यूज कर रहे होंगे, 1 एक्चुअली। सो ये डिसीजन आपने खुद करना है कि k की जगह पर आपने क्या पुट करना है, 1। जब आप यहां पर k की जगह 1 पुट कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो ये बनेगा a1 + 2। सो दिस इज a2 और ये 2, और a1 इज द फर्स्ट टर्म विच इज एक्चुअली 1। सो 1 + 2 इज 3 × 2 6। दिस मीन्स कि आपका सेकंड टर्म कितनी आ गई, 6। मैंने पहले ही कहा था आपको सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब आपने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी, तो दोबारा इसकी तरफ देखिए कि इसको आपने थर्ड टर्म बनाने के लिए k को आप यहां पर क्या चूज करेंगे, 2। सो 2 + 1, और यहां पर भी आप ब्रैकेट में k की जगह पर क्या लिख रहे हैं, 2 और +2। अब आप देखें ये क्या बन जाएगा, a3 थर्ड टर्म, और a2 की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 6। जब आप यहां 6 पुट करेंगे, 6 + 2 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो यहाँ पे पास आंसर है। सो यू हैव टू डू बेसिक कैलकुलेशंस एक्चुअली, राइट। अब आप ऑप्शंस की तरफ आ जाएंगे तो 16 जो है दैट इज चार्ली ऑप्शन, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देयर इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 12, राइट। तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो 1 से लेकर 12 तक है। इसमें उसने कहा हुआ है कि सेट A इज 0 1 2 4 और सेट B इज 1 3 4 5 and 6। ना क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A और B अकर्स। और आपको याद है दिस और इज इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया कि जब प्रोबेबिलिटी के अंदर आप और की बात करेंगे तो और का मतलब ये होता है कि आपने प्रोबेबिलिटीज का सम करना है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे जाना है। अब उसका तरीका क्या आपको बताया हुआ है, दैट इज प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इसको अगर आप यूज करें, अब आप देखें कि आपके पास टोटल जो इंटीजर्स हैं क्वेश्चन में वो कितने हैं, 12। A सेट में कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4/12 प्रोबेबिलिटी है। और दोबारा प्रोबेबिलिटी ऑफ B के लिए टोटल आपके पास कितने इंटीजर हैं, 12, और B में कितने एलिमेंट्स आपको दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5/12, राइट। एक बात मैं हमेशा बताता हूं कि जब कभी आप और कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो आपने 2 केसेस पढ़े हैं कि इवन डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। डिसजॉइंट कहते हैं जिसमें कुछ कॉमन ना हो, ओवरलैपिंग कहते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो जाएं। यू ऑलवेज हैव टू डिसाइड। अब यहां पर आप देखें एक इवेंट 0 1 2 4 है और दूसरा इवेंट क्या है, 1 3 4 5 6। क्या इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? अगर ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है तो ओवरलैपिंग हो गए, कुछ कॉमन नहीं है तो फिर डिसजॉइंट हो जाएंगे, राइट। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं हमेशा डिसजॉइंट इवेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। आप बड़ा वाजिया तौर पे देख रहे हैं कि इन दोनों के अंदर 1 जो है ये एलिमेंट क्या है, कॉमन। एक एलिमेंट 1 कॉमन हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरा एलिमेंट इन दोनों में जो है वो 4, तो 4 इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन।
सो वेरी क्लियरली ये ओवरलैपिंग स्टूडेंट है, ओवरलैपिंग इवेंट्स है स्टूडेंट्स, इसको डिसाइड करना जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो हम करते क्या है, हम यहां पर माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ओवरलैपिंग इवेंट्स के केस के अंदर। अब कितने इवेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, 2, तो फिर ये क्या बनेगा, -2/12, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर बन रहा है, जो कि बन जाएगा एक्चुअली 7/12। सो जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाले केस में हमेशा यू हैव टू सी डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। अगर आप ये गलत करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और इसको डिसाइड करना बहुत आसान है। इफ देयर इज समथिंग कॉमन, ये ओवरलैपिंग है, कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर डिसजॉइंट बनेंगे। सो ऑप्शन में आप आएंगे तो 7/12 जो है वो आपको डेल्टा ऑप्शन में नजर आ रहा है। लेकिन मैं इसका एक और तरीका आपको बताने लगा हूं जो कि इससे स्मार्ट वे हो सकता है, और ज़रा वो एक ट्रिक के तौर पे हम यहां पर इसको देखेंगे। लेकिन जो बेसिक मेथड है वो आप सबको आना चाहिए। अब आप देखें, ऑल्टरनेटिवली अगर मैं आपको किप्स ट्रिक्स के साथ लेके चलूं तो सिर्फ आप मेंटल कैलकुलेशन करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, और इसमें टोटल आउटकम कितने हैं इस क्वेश्चन में, वो 12 ही रहेंगे, राइट। आप एक काम करें, आप दोनों सेट्स का, ए सेट का और बी सेट का यूनियन करके देखें। यूनियन आप सबको करना आता है, और यूनियन में आप जानते हैं कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तो अब आप यूनियन करेंगे तो देखें क्या बनेगा, 0 1 2 3 आप यहां से ले लें, 4 इनमें कॉमन है, 5 और 6, ये यूनियन अपने माइंड में कर लें। 0 1 2 3 4 5 और 6, ये यूनियन हो गया। इस यूनियन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, आई रिपीट, 0 1 2 3 4 5 6, 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो स्ट्रेट अवे आप क्या कर लें, 7/12, ये फिर से वही आंसर जो हमने पहले कैलकुलेट करके आपको दिखाया। तो फिर आप इस तरह से इस केस के अंदर यूनियन करके, यूनियन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे, राइट। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज ट्रू, इनमें से बताएं कौन सा ट्रू है। तो स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बहुत जल्दी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ट्रिक इसका ये है कि इसको एक दफा वेन डायग्राम बना लिया करें। जैसे कि क्वेश्चन में क्या कहा हुआ उसने कि ए सबसेट है बी का, सो वी विल डू लाइक दिस कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड फर्दर बी इज अ सबसेट ऑफ सी, सो बी जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ सी। अब ये इसकी हमने एक डायग्राम बना ली। अब आपने लॉजिकली सोचना है कि उसने कहा है कि डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखें, डी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए को बिलोंग नहीं कर रहा। ये बात समझ आ जाती है कि डी इस सेट के अंदर नहीं होगा, ए को बिलोंग नहीं कर रहा, डी यहां पर नहीं है। अच्छा, फिर वो कहता है कि ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब इसको सोचें आप, ई एक ऐसा एलिमेंट है जो बी सेट में नहीं है। तो अगर ई बी में नहीं है, यानी अगर ई बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर आप एग्री करेंगे कि ई जो है वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। दिस इज ऑब्वियस, क्योंकि जब ए को आप देखते तो ए क्या है, बी का सबसेट। ए बी का सबसेट का मतलब क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, राइट। तो अगर एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, इस पूरे सेट में नहीं है, तो फिर वो उसके सबसेट के अंदर भी नहीं हो सकता। तो ये यहां से मैंने आपको डिडक्शन करके बताई है, राइट। अगली बात देखें, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सी। एफ एक ऐसा एलिमेंट है जो इस पूरे सेट सी के अंदर नहीं है। तो देखें, अगर एफ बिलोंग नहीं कर रहा सी को, फिर आप सोचें जरा, सोचना आपने ये कि अगर एफ सी को बिलोंग नहीं कर रहा तो एफ बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा। जरा बी सी का सबसेट है, तो अगर सी में नहीं है तो बी में भी नहीं हो सकता। तो फिर डिडक्शन ये है कि एफ जो है वो बिलोंग नहीं करेगा बी को। अगली इंटरेस्टिंग बात है कि अगर एफ बी को बिलोंग नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, तो यकीनन एफ जो है फिर ए को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो फिर यहां से डिडक्शन क्या है कि एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आप नोट करें कि ये तीनों जो बातें हैं, ये तीनों बातें मैंने आपको डिड्यूस करके दी हैं इसमें से। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में जो रिलेशन था उस रिलेशन के मुताबिक हमने ये डिडक्शन कर दिया। अब ऑप्शंस की तरफ आए जरा। ऑप्शन में कहता है कि ए डज नॉट बिलोंग, ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर देखिएगा जरा, ये डिडक्शन मैंने आपको निकाल कर दी है कि ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब जो अल्फा है, जो बात लिख रहा है वो ठीक लिख रहा है।
एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए, चारों ऑप्शन पढ़नी है एंटी टेस्ट में, याद है ना आपको मेरी बात, ये नहीं कि आप अल्फा दे के आंसर कर दें, चारों ऑप्शंस को देखना है। एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो जरा देखिएगा यहां पर जब एफ सी को बिलोंग नहीं कर रहा तो एफ बी को बिलोंग नहीं कर रहा, दैट मींस एफ ए को बिलोंग नहीं कर, डिडक्शन है, तो उसका मतलब ये बात भी क्या होगी इसकी, ठीक हो गई। इनसफिशिएंट डाटा की तो बात ही नहीं हो रही, यहां पर डाटा सफिशिएंट है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, तो आप देख रहे हैं कि ए और बी दोनों क्या हैं, ठीक हैं, तो डेल्टा स्टूडेंट्स इसका आंसर बन रहा है बोथ ए एंड बी, ए और बी में बिल्कुल सही बात लिखी। तो इट्स इजी क्वेश्चन, इजी इन अ वे कि आप थोड़ा सा इसको ये ड्रॉ करें जो ट्रिक मैंने आपको बताया, और इस ट्रिक के साथ डिडक्शन करके यू कैन फाइंड योर आंसर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू cot x। अब मैं ये बताता होता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनकी डोमेन आपको वैसे ही याद होनी चाहिए और टेस्ट में आती है, साइन की डोमेन, कॉस की डोमेन, सीकेंट, कोसेकेंट, टेंजेंट, कुछ सबकी याद करें। अब कॉट की डोमेन क्या होती है, कॉट अनडिफाइंड है पाई के मल्टीपल्स के ऊपर, देखें ऑप्शन में, अल्फा इसका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, बीटा रियल नंबर इसका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। चार्ली में क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर, बट x इज नॉट इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के मल्टीपल्स पे इक्वल नहीं होगा, ऑब्वियसली एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फिर देखें ओवरऑल इस क्वेश्चन की डोमेन कॉट की क्या है, चार्ली इसका आंसर बनेगा, पाई के मल्टीपल्स पे अनडिफाइंड होता है, तो पाई के मल्टीपल्स को उसमें से एक्सक्लूड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू, ये एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू, रिकॉल करें जनरल फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं, लाइन की एक फॉर्म है, तो यहां लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू इज टेंजेंट टू दिस वन, ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला विच ओपन्स राइट साइड, मतलब इसकी जो फॉर्म आपने स्टैंडर्ड पर रखी है वो ये पड़ी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, याद है आपको, ये वो पैराबोला है जो ओपन होता है राइट साइड के ऊपर। सो अगर मैं आपको वैसी रफली रिकॉल करवाऊं इसकी शेप के बारे में, तो आप देखें कि इसकी शेप कुछ इस तरह से बनती है, ये एक ऐसा पैराबोला है जो ओपन हो रहा है स्टूडेंट्स राइट साइड पे, ठीक है जी। करना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ m इज, ये जो m आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में, दिस वन, इस m की आपने क्या करनी, वैल्यू फाइंड आउट करनी। अभी तक की सिचुएशन समझ के आई है, समझ आपको ये आई है कि ये लाइन इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब होता है कि इस एक पॉइंट पे टच करके पास करिए, ठीक है जी। तो टेंजेंसी के ऊपर हम जाने लगे हैं। अब आप रिकॉल करें कि जनरली स्पीकिंग अगर ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो और आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है जो कि ओपन हो रहा है राइट साइड पर, तो ये लाइन जब इस पर टेंजेंट होती है तो एक कंडीशन आपने पढ़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो रिकॉल करें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर पैराबोला ओपनिंग राइट साइड इज c इज इक्वल्स टू a ओवर m। आई होप आप इसको याद रखते हैं कि c इज इक्वल टू a ओवर m इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट ऑन द पैराबोला विच ओपन्स ऑन द राइट साइड। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा जी, अब इस कंडीशन को आपने यूज करना है, जरा देखिएगा इसमें c की वैल्यू, कंडीशन में यहां दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि इसको हमने कैलकुलेट करना है, c इज इक्वल टू a ओवर m। c की वैल्यू कहां से आएगी, कंपैरिजन करें भाई, c यहां पर यहां से लें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह पर क्या आ जाएगा 2, a कहां से आएगा, ये वाला a, यहां पर देखें y इज इक्वल टू 4ax, तो फिर 4a शुड बी इक्वल, कंपैरिजन आपने करना है यहां से, इस 4a को आप किसके इक्वल कर रहे होंगे, इस 4 के। सो इसका तरीका हमेशा यही बनता है कि यहां से अगर आप 4a को 4 के इक्वल करें स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू क्या बनेगी 1, a भी निकल आया। तो फिर इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, a की जगह पे 1 पुट करेंगे और m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, सो वैल्यू इज 1/2। देखिए इस क्वेश्चन में टाइम कोई भी नहीं लग रहा, मैंने सिर्फ समझाया आपको, और समझ आपको होनी चाहिए स्ट्रेट अवे कि ये लाइन अगर इस पैराबोला पे टेंजेंट है तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन में यू वांट 3 थिंग्स, c, a और m। c कहां से मिलेगा, लाइन में से, a की वैल्यू कहां से मिलती है, पैराबोला की इक्वेशन में से, एंड 1 अननोन यू हैव टू फाइंड, जो कि यहां पर क्या था, m था। तो ऑप्शंस में आप देखेंगे तो 1/2 ऑप्शन में बीटा इसका आंसर बनेगा, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, एन इलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज 0। आप जनरली जानते हैं कि इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है दैट इज लेस देन 1, ठीक है जी। एंड फोकस इज ऑन ओरिजिन,
इज कॉल्ड, मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा इलिप्स जिसकी एसेंट्रिसिटी 0 बन जाए और उसका जो फोकस है वो ओरिजिन पर आ जाए, तो फिर ये क्या बन जाएगा। अब ये बेसिक नॉलेज जो होता है मैथमेटिक्स का टॉपिक का, उस पे बेस कर रहा है क्वेश्चन। तो याद रखें, एसेंट्रिसिटी जो इलिप्स के केस के अंदर है वो 1 से लेस होती है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि ये 0 से हमेशा ग्रेटर होती है या उसकी इक्वल भी होती है। और जब इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 के इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं कि फिर ये क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। यानी सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0। और एक चीज याद रखें, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। सर्कल इलिप्स का स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस कब बनेगा, जब इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो स्ट्रेट अवे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप अपने ऑप्शन में जाएंगे तो सर्कल इसका आंसर बन रहा होगा एसेंट्रिसिटी 0 के साथ। इस क्वेश्चन को देखें, द इक्वेशन दिस वन ax square plus by square plus gx plus fy plus c is equal to 0 is equation of parabola। ये इक्वेशन पैराबोला की कब बनेगी, ये आपने बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैं क्या करने लगा हूं कि मैं आपको ऑप्शन के साथ सारे केसेस रिवाइज करवा देता हूं। याद रखें, अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है a और b अगर इक्वल हो, ये a x स्क्वायर कॉफिशिएंट, ये b y स्क्वायर कॉफिशिएंट, अगर ये आपस में इक्वल हो लेकिन 0 के इक्वल ना हो, तो याद रखें ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स किसको, सर्कल को, याद रखें इसको। अच्छा, बीटा ऑप्शन में जाते हैं। वो कहता है इधर a 0 हो या b 0 हो। अगर a को 0 कर दें तो b नहीं होगा, b को 0 करेंगे तो a, कोई एक 0 हो जाए। ये वो केस है जहां पर ये वाली इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स पैराबोला को। याद रखें, पैराबोला में एक्स स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर नहीं होगा, और अगर वाई स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा, किसी एक वेरिएबल पर स्क्वायर होगा। इसी बात की ट्रांसलेशन आपको नजर आ रही है कि इधर a 0 और b 0। अच्छा, चार्ली ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करता हूं। अगर a और b आपस में इक्वल नहीं है, किसी केस में बोथ हैव सेम साइंस, आपस में इक्वल नहीं है लेकिन साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर याद रखें ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, इलिप्स को। ये केस आपका इलिप्स का बनता है, ठीक है जी। और डेल्टा ऑप्शन में देखें तो उसने कहा जी a इज नॉट इक्वल टू b एंड बोथ हैव ऑपोजिट साइंस। a और b इक्वल नहीं है लेकिन साइन ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट का मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो याद रखें ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा हाइपरबोला को। तो आई रिपीट, सर्कल है, ये पैराबोला है, सेम साइन के साथ इलिप्स है, और ऑपोजिट साइन के साथ ये क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है। तो सारे कॉनिक्स एक्सप्लेन कर दिए हैं इस इक्वेशन को यूज करके, राइट। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन देखें क्वेश्चन, इसमें लिमिट आ गई है, और लिमिट के बारे में आपको याद है मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन है सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। अब आप ये भी गौर कर लें कि यहां पर लिमिट अप्रोच किसे कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। अगर न्यूमरेटर में n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अब आप देखें यहां पर जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, तो आपको याद है कि एक ट्रिक मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव्स का। आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग कर दें और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग कर दें, यू कैन फाइंड आउट द आंसर। लेकिन मैं यहां पर आपको एक और बात बताने लगा हूं जो कि डिफरेंट है, लेकिन किसी और क्वेश्चन में जाहिर आपके काम आ जाएगी, और एक और किप्स ट्रिक बता रहा हूं। अब वो किप्स ट्रिक आप देखिएगा जिससे विदाउट एनी कैलकुलेशन आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। यही तो सबसे ज्यादा मजे की बात है कि किप्स के जो ट्रिक्स हैं वो आपको अक्सर डायरेक्ट आंसर तक ले जाते होते हैं। अब क्वेश्चन में आप देखें कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो आप देख रहे हैं एक फ्रैक्शन बना हुआ है, और इस फ्रैक्शन में वेरिएबल कौन सा है, n। न्यूमरेटर में n की पावर कितनी है, 1। डिनोमिनेटर में भी n की पावर कितनी है, 1। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम हो, तो उस फ्रैक्शन को आपने क्या पढ़ा हुआ है, उस फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स आप कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस ट्रिक में सबसे पहली बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। ये सबसे पहली बात है, ठीक है जी। जब लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे और आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कौन सा केस है, आपको याद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दो केसेस हैं। एक वो केस है कि जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री क्या हो, सेम,
और दूसरा केस आपने क्या पढ़ा है कि जब न्यूमरेटर में डिग्री ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर में डिग्री लेसर हो, यह भी इंप्रॉपर फ्रैक्शन होता है। लेकिन इस वक्त जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इंप्रॉपर फ्रैक्शन का, वो वाला केस है कि जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, सेम। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। जो दूसरा केस है इंप्रॉपर फ्रैक्शन का, वो फिर मैं आपको डिस्कशन के किसी और क्वेश्चन में बताऊंगा। आज फिलहाल सिर्फ डिग्री सेम बताने लगा हूं। तो अब आपने क्या करना है, अब आप किप्स ट्रिक के ऊपर आ जाएं। क्वेश्चन था लिमिट n गोज टू इंफिनिटी a n प्लस बी ओवर c n प्लस डी। तो आपने काम करना है, न्यूमरेटर में जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो पकड़ लें, और लीडिंग कॉफिशिएंट यहां पर क्या है, a n का कॉफिशिएंट, और डिनोमिनेटर में जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो देख लें, और यहां पर लीडिंग कॉफिशिएंट क्या था, c। इन लीडिंग कॉफिशिएंट्स की रेशो ले लें। रेशो का मतलब है कि ऊपर a लिखें, नीचे c लिखें, आपका आंसर आ गया। तो फिर बता रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर इसका आंसर कर देंगे, देख के आंसर कर देंगे कि आंसर क्या बनेगा, a ओवर c एंड दैट्स ऑल। चार्लीस का आंसर है। लेकिन मैं बता रहा हूं गलती नहीं करनी है आपने। सबसे पहली बात क्या है कि लिमिट किसको अप्रोच करनी चाहिए, इन्फिनिटी को। और दूसरी बात है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वो वाला केस जहां पर डिग्रीज क्या है, सेम है, तो लीडिंग कॉफिशिएंट की रेशो लें स्टूडेंट, डायरेक्ट आपका आंसर है। सो दीज आर द किप्स ट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से लिमिट आ गई है, और अभी मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहला काम है डायरेक्ट लिमिट पुट करना, राइट। अब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, यहां 6 का स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट 0, और 6 माइनस 6 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि 0/0 फॉर्म बन जाए तो आपने ट्रिक क्या अप्लाई करना है, आपने डेरिवेटिव करना है, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, राइट। तो किप्स ट्रिक्स के अंदर हम फिर से यही काम करने लगे हैं, एक बार फिर यही काम करेंगे, डिफरेंशिएशन के साथ करेंगे। लिमिट x गोज टू 6, डिफरेंशिएशन आप सबको आती है। x स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय इसका 0, x का डेरिवेटिव 1 और 6 का डेरिवेटिव 0। डिफरेंशिएशन हो गई है। अब लिमिट पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो 1/2x की जगह पर 6 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर। एफएससी में आप क्या कर रहे हैं, एफएससी में आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन और सारा काम कर रहे हैं। एंट्री टेस्ट में सिर्फ एक स्टेप में आपका आंसर आ रहा है, लेकिन शर्त इसमें क्या है, मैं हमेशा बताता हूं कि 0/0 फॉर्म बनना जरूरी है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से, तो ये मिस्टेक ना कीजिएगा। अब आप ऑप्शंस देख रहे हैं, तो ऑप्शन में 1/2 6 स्क्वायर रूट डेल्टा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस थिंग। अब ये जो आप देख रहे हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, परमुटेशन को लिखने का एक और तरीका होता है। बेसिकली क्वेश्चन यहां पर जो है वो np3 है, ये परमुटेशन है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 990। अच्छा, क्वेश्चन समझ आ गया कि बेसिकली वैल्यू आपने n की फाइंड आउट करनी है। मैं हमेशा आपको बताता होता हूं कि इस ऐसे क्वेश्चन को बैक सॉल्व कर लें। मतलब यहां पर जो किप्स ट्रिक आपको मैं बताता होता हूं वो है बैक सॉल्व करना। आपको याद है ना, बैक सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि ऑप्शन से वैल्यूज को पुट करें क्वेश्चन के अंदर, और जो वैल्यू क्वेश्चन को ट्रू कर दें। एक काम और भी कर लें कि इस परमुटेशन को ओपन कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो। जब आप इसको ओपन करेंगे बनेगा n इंटू n-1 n-2 इज इक्वल टू 990। अब आप n की वैल्यू पुट करें। पहले आप इसमें 10 पुट करके देखें क्या इसको ट्रू कर रहा है। मैं 11 पुट कर रहा हूं, बीटा ऑप्शन। अगर आप यहाँ 11 पुट करते हैं, 11 इंटू 11-1 10 इंटू 11-2 दैट बिकम्स 9 एंड इज इक्वल टू 990। इज इट 990? यस। जब 9 को 10 से मल्टीप्लाई के 90 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990। सो दिस इज ट्रू फॉर बीटा ऑप्शन। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक सॉल्व किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। एरिया ऑफ द साइन फंक्शन फ्रॉम x 0 to 2 पाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं टेस्ट में आने के लिए। मैं यूं समझाता हूं कि देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेट इंटेग्रल को यूज करते हैं, और डेफिनेट इंटेग्रल से आप एरिया फाइंड आउट करते हैं, राइट। और वो बिल्कुल बात ठीक है। इसको अगर आप यूं रिवाइज कर लें कि एरिया आपने फाइंड आउट करना है 0 से लेकर 2 पाई, और फंक्शन आपको दिया हुआ है साइन एक्स का, राइट। सो दिस इज फाइन। लेकिन मैं इसको जरा आपको ट्रिक के साथ करवाता हूं। और पहले तो एक चीज याद रखें आप सब लोग
कि साइन का जो ग्राफ है, कॉस का जो ग्राफ है, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो आपको आते हैं, उनको ज़हन में रखें। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं ग्राफिकली आपको दिखाऊं कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, साइन का अगर ग्राफ आप बनाएं, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, 0 और ये जो पॉइंट है दिस इज पाई, ये जो पॉइंट है दिस इज 2 पाई, यहां पर आप सब जानते हैं दिस इज पाई बाई 2, और ये जो पॉइंट है आप जानते हैं दिस इज स्टूडेंट्स 3 पाई बाई 2। ये ग्राफ है साइन का, राइट। अब आपने जो एरिया फाइंड आउट करना है वो 0 से 2 पाई है, यहां से लेके यहां तक ये सारा जो कर्व के अंदर एरिया है, दिस इज यू हैव टू फाइंड। अब एक तरीका तो उसका मैं ये बताता होता हूं और वो आपको यूज करना है, वो ये कि आप एक काम कर लें, आप एरिया फाइंड आउट करें 0 से लेकर पाई। स्टूडेंट यहां से लेकर तो यहां तक ये एरिया फाइंड आउट करें इस कर्व के नीचे, तो क्या बनेगा 0 से पाई साइन एक्स, राइट। लेकिन आपने नोट किया कि ये सिमेट्रिकल कर्व है, सिमेट्रिकल, यानी जितनी ये एक्स एक्सिस से ऊपर है उतनी एक्स एक्सिस से नीचे सिमेट्रिकल है। मतलब अगर आप 0 से पाई तक एरिया फाइंड आउट करें तो उतना ही एरिया पाई से लेकर 2 पाई तक होता है। तो करना क्या चाहिए आपको, अगर आपने हाफ एरिया फाइंड आउट कर लिया है तो इस एरिया के लिए आप क्या करें, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर। अब मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लें। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, और उसमें लिमिट्स अप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर इसका जो आएगा बेसिकली दैट वुड बी 4 स्क्वायर यूनिट। ये तो एक बात होगी, यानी बता ही रहा हूं कि इंटीग्रेशन के साथ जब आप करें तो इस तरीके से उसको किया करें। आप में से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो ये गलती करेंगे, वो यहीं पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या लेंगे, माइनस कॉस एक्स, और यहीं पर इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे 2 पाई और 0। वो गलत होगा, उस तरह से आपका आंसर 0 आ जाएगा, वो गलत होगा। सो याद रखिए वो क्यों गलत होगा, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, और एक ऐसा कर्व है जो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। बिहेवियर चेंज करने का मतलब ये हुआ कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस से ऊपर है और कुछ एक्स एक्सिस से नीचे है, लिहाजा आपको इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई। हम स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, हम फायदा उठा रहे हैं कि साइन का कर्व है, सिमेट्रिकल है, हम हाफ निकाल के उसको डबल कर लेते हैं, जो बात अभी मैंने आपको समझा दी। लेकिन नाउ लेट्स सी अनदर ट्रिक विच इज वेरी यूजफुल ट्रिक। अब जो मैं ट्रिक आपको बताने लगा हूं किप्स ट्रिक्स में, याद रखें ये ट्रिक सिर्फ साइन और कॉज में अप्लाई करना है आपने, और इस ट्रिक के साथ अगर आप चलेंगे तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपके पास आएगा। सिर्फ आपके माइंड में ग्राफ की शेप बहरहाल होनी चाहिए। अब ट्रिक इसका ये है, प्रॉपर्टी है इसकी, याद रखें साइन और कॉस फंक्शन अगर हो तो इनका एरिया क्वाड्रेंटल हमेशा 1 स्क्वायर यूनिट होता है। क्वाड्रेंटल का मतलब क्या हुआ, 0 से पाई बाई 2 ये एक क्वाड्रेंटल है, ये हमेशा 1 स्क्वायर यूनिट होगा। पाई बाई 2 से लेकर पाई तक ये एक और क्वाड्रेंटल एरिया है, कर्व जो यहां बनेगी, स्क्वायर इसका एरिया इसका बनेगा 1 स्क्वायर यूनिट। फिर इसी तरीके थर्ड क्वाड्रेंटल जाएंगे तो ये बनेगा पाई से 3 पाई बाई 2 और फोर्थ पाई बाई 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक। ये सिर्फ किस में होगा, साइन में और कॉस में होगा। सो अगर आप मेरी इस बात को समझ गए हैं साइन और कॉस के केस में या साइन फंक्शन, तो मैं आपको ये कहने लगा कि देखें 0 से पाई बाई 2 तक स्टूडेंट्स ये एरिया कितना बन गया, 1 स्क्वायर यूनिट। आगे नोट करें, पाई बाई 2 से पाई ये क्या है, अनदर क्वाड्रेंटल, ये भी कितना होगा 1। फिर पाई से 3 पाई बाई 2 तक ये क्या है, एक और क्वाड्रेंटल, ये भी कितना होगा 1। और 3 पाई बाई 2 से लेकर तो 2 पाई तक दिस इज अनदर क्वाड्रेंटल, तो ये कितना होगा 1। आपने नोट किया, ये जो क्वाड्रेंटल मैंने पीसीस करके आपको दिए हैं, इससे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कोई इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ साइन और कॉस है केस के अंदर। अब आप देखें 1 + 1 + 1 + 1, योर आंसर इज 4। क्या ख्याल है आपका? तो कितनी देर लगती है ये बात समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? कोई देर नहीं लगती। स्ट्रेट अवे आप में से जो बच्चे स्मार्टली चल रहे हैं, जो बच्चे किप्स ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, जो किप्स के फॉरम से पढ़ रहे हैं, तो वो इन चीजों को नोट करके डायरेक्ट अपन आंसर क्या कर देंगे, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस वन विल बी। आपको पता है कि डोमेन निकालने के लिए जब कभी आपके पास ये वाला केस बन जाए, जो फ्रैक्शन बनी होती है, इस पे रूल ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। हर वो चीज जो इसको अनडिफाइन कर रही होगी वो डोमेन में नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करने लगेंगे, इसके
डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट इज नॉट इक्वल टू 3। आपने एक्स की वैल्यू बतानी है डोमेन में, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो बनेगा एक्स इज नॉट इक्वल टू 9। तो ये एक्स जो है वो 9 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप खुद देख लें, अगर एक्स 9 करेंगे 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 3 का बनेगा 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब आप ऑप्शन में देखें एक्स इज नॉट इक्वल टू 9, ये बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है। अच्छा मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका कंप्लीट आंसर नहीं है। आपने एक और बात नोट करनी है, एक रिस्ट्रिक्शन हमने फॉलो कर ली है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन एक और बात भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक्स के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर रूट। यार जब एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर रूट की भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी तो वो फिर उसको अनडिफाइन कर देगा। तो मैंने क्या बोला था कि हर वो चीज जो इसको अनडिफाइन कर दे एक्स की, हर वो वैल्यू डोमेन में नहीं आएगी। लिहाजा एक और शर्त यहां पर देखनी पड़ेगी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है एक्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का अकेला देखेंगे अल्फा ऑप्शन है, वो भी गलत होगा। ये दोनों बातें हमारे लिए जरूरी है इस क्वेश्चन में, यानी हम ये चाहते हैं कि x 0 से ग्रेटर इक्वल b होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में तो ये इसको अनडिफाइन करेगा, लेकिन उसके साथ साथ 9 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 इसको क्या करेगा, पूरे को 0 और 0 करके फिर अनडिफाइन। तो अब आप ऑप्शन को देखें, जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन है वो कौन सी बनती है, डेल्टा, कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू 9। तो बहुत केयरफुली आपने इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जनरल टर्म आपने बतानी इस सीक्वेंस की। जरा सीक्वेंस का एनालिसिस कीजिए। 8 के बाद 15 आ रहा है तो आप 7 प्लस कर रहे हैं, 15 के बाद 22 आ रहा है तो आप 7 प्लस कर रहे हैं। तो बताना ही चाह रहा हूं कि असल में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अब एक फैक्ट बताने लगा हूं, आपने जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। किप्स का फैक्ट है, किप्स का ट्रिक है। याद रखें एपी की जनरल टर्म हमेशा लीनियर होती है, लीनियर होती है। अल्फा इसका आंसर नहीं बन सकता क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है, लेकिन बीटा, चार्ली, डेल्टा सारे क्या हैं, लीनियर हैं। इनमें से कोई एक आंसर होगा। अच्छा कौन सा आंसर होगा, अगली इंटरेस्टिंग फैक्ट नोट करें। एक और किप्स ट्रिक बताने लगा हूं आपको, वो ये, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 7। याद रखें एन का जो कॉफिशिएंट होता है ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लिहाजा यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है, 2 का। ये भी किसी एपी की जनरल टर्म है, लेकिन वो एपी ये नहीं है, क्योंकि इस एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है, 7। आप आंसर तक पहुंच चुके हुए हैं। चार्ली भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहां कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, एन का कॉफिशिएंट। और यकीनन डेल्टा इसका आंसर बन रहा है, क्योंकि यहां पर एन का जो कॉफिशिएंट है वो बेसिकली 7 है, वो उसका कॉमन डिफरेंस है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इन बातों को समझते हैं, किप्स ट्रिक्स को समझते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के डायरेक्ट आंसर तक जाते हैं, क्योंकि ये एपी है, कॉमन डिफरेंस 7 है, 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर आपको दिया। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यही वो बातें हैं जो बार बार मैं आपको बता रहा होता हूं कि इन सेशंस के अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इंफॉर्मेशन है, ट्रिक्स हैं जो आपको मेन टेस्ट के अंदर हेल्प आउट करते हैं। सो ये आज का सेशन है जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगेन वी हैव डिस्कस्ड मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।